गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। वर्ल्ड हिस्ट्री के 8th पेपर का आज बिंदु है फ्रैंको प्रश्न युद्ध व जर्मनी का एकीकरण। जैसा कि हम जानते हैं या हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि बिस्मार्क ने अपनी कूटनीति के माध्यम से अपने पड़ोसी जो राष्ट्र थे उनसे किस प्रकार से उसने समझौते करके कूटनीति के माध्यम से डर दिखा करके जर्मनी के एकीकरण का प्रथम चरण संपन्न किया था। लेकिन चूंकि जर्मनी का एकीकरण इतना आसान नहीं था, इसलिए बिस्मार्क द्वारा और विभिन्न तरह के कूटनीतिक प्रयास करके एकीकरण के लिए लगातार प्रयास जारी थे। इसमें बीच में आ रहा था फ्रांस, और इस फ्रांस से युद्ध करना असंभव हो गया था। तो ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर दी गई बिस्मार्क के द्वारा कि फ्रांस के लिए भी ये युद्ध करना जरूरी हो गया था। फ्रैंको प्रश्न युद्ध में जर्मनी का एकीकरण। उत्तरी जर्मन संघ में 4 दक्षिणी जर्मनी के राज्य बावेरिया, बेडन, बर्टनबर्ग तथा हेसे सम्मिलित नहीं हुए थे। इनके बिना जर्मनी का एकीकरण पूरा नहीं हो सकता था। इन चारों राज्यों पर फ्रांस का प्रभाव था। अतः अब फ्रांस को प्रशा से युद्ध करना आवश्यक हो गया। बिस्मार्क इस तथ्य से पहले ही अवगत था कि उसे क्या करना है और किस प्रकार करना है। उसकी योजना उसने पहले ही बना ली थी। बिस्मार्क यह भी जानता था कि नेपोलियन जर्मनी की राष्ट्रीयता में विश्वास रखता है मगर एकता में नहीं। अतः ऑस्ट्रिया के बाद फ्रांस से युद्ध करना अनिवार्य है, परंतु ये युद्ध ऑस्ट्रो प्रशियन युद्ध की भांति केवल सैनिक तैयारियों से ही नहीं जीता जाएगा, बल्कि उसमें राजनीतिक दांवपेच भी चलाने पड़ेंगे। फ्रांस भी सेडोवा के युद्ध के बाद इस नतीजे पर आ पहुंचा कि प्रशा से उसका युद्ध करना अनिवार्य है। तो दोनों देशों में इस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित हो गई थी कि युद्ध असंभव हो गया। फिर भी हम देखेंगे इसके कौन कौन से कारण रहे हैं। फ्रांस का एकीकरण नहीं, फ्रांस जर्मनी का एकीकरण नहीं चाहता था। बिस्मार्क भी इस तथ्य से भलीभांति परिचित था। अतः दोनों में युद्ध होना स्वाभाविक था। प्रशा का शक्तिशाली होना। फ्रांस को ऑस्ट्रो प्रशियन युद्ध में प्रशा की विजय की आशा नहीं थी, परंतु जब वे विजय हो गया तो फ्रांस उससे भयभीत हो गया। उसने देखा कि मेरा सीमावर्ती देश शक्तिशाली हो गया है, अतः सुरक्षा की दृष्टि से भी नेपोलियन तृतीय को प्रशा की शक्ति पर शंका करना स्वाभाविक था। बिस्मार्क द्वारा वचन पूरा न करना। ऑस्ट्रिया से युद्ध करने से पूर्व बिस्मार्क ने फ्रांस से संधि इस प्रलोभन के साथ की थी कि वह उसे राइन प्रदेश देगा, परंतु सेडोवा की विजय के उपरांत बिस्मार्क ने न केवल राइन प्रदेश देने से इनकार कर दिया, वरन नेपोलियन को डेनमार्क से लग्जमबर्ग भी नहीं खरीदने दिया। लग्जमबर्ग जो खरीदना चाह रहा था वो भी नहीं खरीदने दिया। इससे दोनों के संबंध बिगड़ गए। चौथा, ऑस्ट्रिया के विरुद्ध प्रशा से संधि की तो उससे नेपोलियन को फ्रांस में अपयश ही मिला, क्योंकि थियर्स ने स्पष्ट उद्घोषित किया था कि सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय नहीं हुई, वरन फ्रांस की पराजय हुई है। अपने इस अपयश को दूर करने का उसने एकमात्र साधन फ्रांस के साथ युद्ध करना ही समझा। दक्षिणी जर्मनी के 7 राज्यों पर फ्रांस का प्रभाव होना। बिस्मार्क समस्त जर्मन राज्यों को एक संघ के अंतर्गत गठित करना चाहता था, अतः वह इन 4 राज्यों को कैसे छोड़ सकता था। उन्हें जर्मन संघ में मिलाने के लिए फ्रांस को परास्त करना प्रशा के लिए बहुत ही आवश्यक हो गया था। स्पेन की गद्दी का प्रश्न, ये बहुत महत्वपूर्ण कारण। 1868 में स्पेन के राजा के मर जाने से स्पेन की गद्दी रिक्त हो गई। स्पेन की जनता ने प्रशा के शासक के संबंधी
लियोपोल्ड को अपना शासक चुन लिया। फ्रांस को ये बात सहन नहीं हुई, क्योंकि ऐसा होने से फ्रांस दोनों तरफ से प्रशा के चंगुल में फंसता जा रहा था। फ्रांस के विरोध करने पर विलियम प्रथम मौन हो गया तथा लियोपोल्ड ने अपना नाम वापस ले लिया, परंतु फ्रांस इससे भी संतुष्ट नहीं हुआ और उसने प्रशा के शासक से ये आश्वासन प्राप्त करना चाहा कि वह भविष्य में भी लियोपोल्ड या उसके किसी वंशज को स्पेन के उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत नहीं करेगा। विलियम प्रथम ने यह आश्वासन तो दे दिया कि लियोपोल्ड स्पेन के लिए उम्मीदवार नहीं रहेगा। उसकी स्पष्ट खबर उसने एम्स से तार द्वारा बिस्मार्क को भेज दी। बिस्मार्क ने इस जो खबर है उसका फायदा उठाया। इस खबर को बिस्मार्क ने बहुत ही चालाकी से समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया कि वे फ्रांस व जर्मन वासियों को भड़काने के लिए साधन बन गई। बिस्मार्क ने विलियम प्रथम द्वारा लियोपोल्ड का नाम वापस लेना अपनी राजनीतिक पराजय समझी। उधर फ्रांस युद्ध करना ही चाहता था, अतः बिस्मार्क भी फ्रांस से युद्ध करने को उद्युक्त हो गया। लोथर बूचर ने कहा है कि स्पेन के उत्तराधिकार के प्रश्न में बिस्मार्क ने नेपोलियन तृतीय के समक्ष अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति इस प्रकार की उत्पन्न कर दी कि फ्रांस के पास सिवाय युद्ध घोषणा करने के अन्य कोई चारा ही नहीं बचा। युद्ध की तैयारियां, हालांकि रूस से ये कम संभावना थी कि वे फ्रांस की सहायता करे, क्योंकि क्रीमिया युद्ध में फ्रांस ने भी टर्की की सहायता की थी। फिर भी बिस्मार्क ने युद्ध से पूर्व रूस से दोस्ती पक्की की। इसके लिए बिस्मार्क ने रूस की टर्की विरोधी नीति का समर्थन किया तथा उसे अफगानिस्तान की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके बाद उसने पड़ोसी देश ऑस्ट्रिया की ओर ध्यान दिया। ऑस्ट्रिया में इस बात की शंका अधिक थी कि वह कहीं फ्रांस की सहायता न कर दे, अतः उसने उसके साथ ही दोस्ती का हाथ बढ़ाया। दोस्ती इसलिए सुगमता से हो गई क्योंकि प्राग की संधि में प्रशा ने कोई ऐसी बात नहीं की थी जिससे कि ऑस्ट्रिया का अपमान होता। इसके अलावा बिस्मार्क से स्लाव जाति के विद्रोह को दबाने में ऑस्ट्रिया की सहायता का आश्वासन भी मिला। इस पर ऑस्ट्रिया ने भी तटस्थ रहने का आश्वासन दिया। इटली के साथ बिस्मार्क के संबंध पहले अच्छे नहीं थे, परंतु इस बार उसने विक्टर इमैनुअल को रोम दिलाने का विश्वास दिलाया। बिस्मार्क ने सुझाया कि वैसे ही फ्रांस पर आक्रमण करे तो बिस्मार्क ने सुझाया कि वह जैसे ही फ्रांस पर आक्रमण करे तो इटली रोम पर आक्रमण कर दे, क्योंकि उस समय नेपोलियन अपनी सेना फ्रांस की रक्षा हेतु रोम से बुला लेगा। इंग्लैंड की ओर से वह निश्चिंत था। वह जानता था कि जब तक बेल्जियम तटस्थ रहेगा तब तक इंग्लैंड जर्मनी पर आक्रमण नहीं करेगा। युद्ध की घटनाएं, अपने राजनीतिक दांव पेचों द्वारा बिस्मार्क ने फ्रांस को यूरोप में एकांकी कर दिया। युद्ध का बहाना उसे स्पेन के उत्तराधिकार के प्रश्न से मिल ही गया था। युद्ध की घोषणा होते ही 14 जुलाई 1870 को इंग्लैंड ने युद्ध टालने की दृष्टि से मध्यस्थता करने का प्रस्ताव रखा, परंतु इंग्लैंड की मध्यस्थता के प्रस्ताव को दोनों देशों ने ही ठुकरा दिया। 20 जुलाई 1870 को रूस ने तटस्थता की घोषणा की तथा 25 जुलाई को इटली ने तटस्थता की घोषणा की। इस प्रकार फ्रांस की सहायता के लिए कोई देश आगे नहीं आया और अगस्त के प्रारंभ में 5 लाख जर्मन सैनिक फ्रांस के एल्सेस प्रदेश में प्रवेश कर गए। वहां उन्होंने फ्रेंच सेना को विजेनबर्ग के स्थान पर परास्त कर दिया। इस विजय के उपरांत जर्मन सैनिक लॉरेन प्रदेश जा पहुंचे। वहां उन्होंने एक दूसरी जर्मन सेना की सहायता से फ्रेंच सेना को वर्थ तथा ग्रेमिलॉट पर करारी मात दी। 1 सितंबर को नेपोलियन तृतीय स्वयं सेडान के युद्ध में जर्मनी से परास्त हो गया। उसे अपने 80,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण को बाध्य होना पड़ा। नेपोलियन की पराजय की खबर सुनते ही पेरिस की जनता नेपोलियन के विरुद्ध हो गई। जनता ने
अपने यहाँ जनतंत्र की घोषणा कर दी। युद्ध संचालन के लिए उन्होंने अस्थायी सरकार का गठन किया, परंतु 19 सितंबर को जर्मन सेना पेरिस जा पहुंची और उसने पेरिस का घेरा डाल दिया। अस्थायी सरकार के अध्यक्ष गैम्बेटा ने जर्मन सैनिकों का डटकर मुकाबला किया, परंतु सब व्यर्थ रहा। इस पर विवश होकर 28 जनवरी 1871 को उसने भी जर्मन सेना के सामने हथियार डाल दिए। ये युद्ध 7 महीने चला और इसकी समाप्ति फ्रैंकफर्ट की संधि के रूप में सामने आई। फ्रैंकफर्ट की संधि, गैम्बेटा के शस्त्र डालने के उपरांत संधि की बातचीत प्रारंभ हुई। 26 फरवरी 1871 की संधि शर्तों पर हस्ताक्षर हुए तथा 10 मई 1871 को फ्रैंकफर्ट स्थान पर संधि संपन्न हुई, जिसकी शर्तें इस प्रकार थी। फ्रांस ने जर्मनी को 20 लाख पाउंड युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में देने का वायदा किया और ये वचन भी दिया कि ये रकम 3 वर्ष में पूरी चुका देगा। जब तक युद्ध के हार जाने की रकम चुकती नहीं की जाएगी, तब तक जर्मन सैनिक फ्रांस में रहेंगे और उनका पूरा का पूरा खर्च फ्रांस को वहन करना पड़ेगा। एल्सेस का पूरा प्रदेश तथा लॉरेन का पूरी भाग जर्मनी को दे दिया जाएगा। पेरिस के चारों ओर के दुर्ग जर्मनी को प्राप्त हो गए। केवल बेलफर्ट का दुर्ग फ्रांस के पास रहा। परंतु कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यदि फ्रांस सरकार उस समय तनिक भी सावधान होती तो उनको इस प्रकार से ये फ्रैंकफर्ट की जो अपमानजनक संधि है वो नहीं करनी पड़ती, क्योंकि उसी समय इंग्लैंड के अंदर एक यूरोपियन सम्मेलन चल रहा था। अगर फ्रांसीसी सरकार चाहती तो इस पूरे मुद्दे को यूरोपियन सम्मेलन में ले जाती और इंग्लैंड को मध्यस्थता का मौका मिल जाता, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया और फ्रैंकफर्ट की संधि के रूप में फ्रांस को अपमानजनक संधि स्वीकार करनी पड़ी और बिस्मार्क अपना जो मकसद था उसमें कामयाब रहा। इस प्रकार जर्मनी के एकीकरण में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ फ्रैंको प्रेशियन युद्ध। थैंक यू। जलालुद्दीन काठार, SD गवर्नमेंट कॉलेज, बिहार।